क्यों बहू से हर बात का एहसान जताती हो। नीतू बाथरूम से नहा कर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास कमला जी ने बड़बड़ाना शुरू किया कि बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है। बिजली भरना पड़े तो पता चले। नीतू मायूस होकर सुनती रही। पूजा करते हुए उसकी आंखें भर आईं। नीतू की शादी को 3 साल हुए थे। 2 साल तक सब ठीक चला, फिर अचानक उसके पति अच्छे की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। नीतू का बेटा अभी 6 महीने का था। अच्छे के बहुत कोशिशों के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने पिता मुकेश जी से बात करके घर लौटने का निर्णय किया। मुकेश जी ने अपने पुत्र को ढंढास बधाया कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उनके मन में कहीं न कहीं ये डर था कि अच्छे कहीं अवसाद में न घिर जाए, इसीलिए वो यथासंभव सहयोग कर रहे थे। बेटे और बहू को नीतू अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वो स्वभाव से अंतर्मुखी थी, जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। बड़ों को पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। कमला जी नीतू को सुनाती कि जब उनकी शादी हुई तो उनके आने के बाद मुकेश जी की तरक्की होती गई, पर कोई बहू ऐसी होती है कि पति का काम काज चौपट हो जाता है। नीतू को यह बातें बाढ़ की तरह सीधे हृदय पे भी लगती। वो तो पहले ही परेशान थी और कमला जी समय समय पर सुई चुप होती रहती। आर्थिक परेशानी के कारण मुकेश जी ही बेटे और बहू का खर्चा उठाते थे और कमला जी एहसान की परतें चढ़ाती जाती। नीतू का आत्मसम्मान कुचलता रहता। जब नीतू कहीं बाहर जाने को निकलती तो कमला जी 2-4 सामान लाने को कहकर बोलती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं दे देती हूँ। वैसे भी अब तो दोगुना खर्चा हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। नीतू के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया था कमला जी ने। वो वहाँ से चली गई। मुकेश जी अपनी बहू की प्रथा उसके चेहरे पर पढ़कर अपनी पत्नी से बोले, क्यों हर बात का एहसान जताती हो बहू से? वह इस घर के सदस्य है तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पर चोट करती हो? इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी जरूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय तोड़ रही हो। कमला जी पति के मिजाज को देखकर चुप रह गई, पर वह सुधरने वाली कहाँ थी। अगर कभी खाना बच जाता तो वह बोलती, मुफ्त का सामान है, बर्बाद करते रहो, अपनी रकम लगती तो पता चलता। ऐसे ही कटु वचन प्रतिदिन नीतू को सुनने पड़ते थे। कभी कभी कमला जी तो अच्छे को भी सुना देती थी। बहुत ही अधिक मानसिक वेदना से गुजर रही थी नीतू। एक तो पति को दिन भर तनाव में देखती, दूसरी तरफ से सासू माँ उसके आत्मसम्मान को तार तार करने से भी कभी नहीं चूकती। छोटे बच्चे की वजह से वह नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन कमला जी नीतू के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधती रहती। मैं जब ब्याह करके आई थी तो इस घर में कुछ भी नहीं था। मेरे कदम बहुत ही शुभ थे इस घर के लिए। मेरे घर में कदम रखते ही इस घर का नक्शा बदल गया। लेकिन तुम्हारे कदम शायद अक्षय के लिए शुभ नहीं है, तभी तो उसके साथ साथ सब लोग परेशान हैं। नीतू को समझ में नहीं आता था इन सब में उसकी क्या गलती है। इतना तिरस्कार करने के बाद कमला जी ने अपनी बेटी के किस्मत का बखान करना शुरू कर दिया। ऋचा भी अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली है। ऋचा से शादी के बाद दामाद जी का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता ही जा रहा है। नीतू अपनी तरफ
किया गया इशारा समझ गई और अपने घायल हुए आत्मसम्मान को आंसुओं का मरहम लगाने के लिए अपने कमरे में चली गई। यही सब सुनते हुए और रोते हुए करीब 8 महीने का वक्त बीत गया। 8 महीने के बाद अक्षय की नौकरी मुंबई में लगी। मुकेश जी ने बोला, पहले वहां जाकर अपने रहने की व्यवस्था कर लो, फिर नीतू और बच्चे को लेकर चले जाना। अगले ही दिन अक्षय मुंबई के लिए निकल गया और 4-5 दिनों के बाद फोन करके बोला, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और 1 हफ्ते में मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इसी बीच अचानक एक दिन ऋचा अपनी बेटी के साथ अपने मायके आई। अपनी बेटी और नातिन को आया देख कमला जी खुशी से फूली नहीं समाई, पर अगले ही पल ऋचा के चेहरे की उदासी उन्होंने पढ़ ली और पता चला कि दामाद जी को व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा कर्ज दामाद जी के ऊपर चढ़ गया है। 5 शोरूम में से 3 शोरूम दामाद जी के बिक चुके हैं और बस 2 शोरूम बचे हैं जो कि घाटे में चल रहे हैं। यह सब सुनकर कमला जी और मुकेश जी के ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया। एक औलाद के दुख से अभी उबरे भी नहीं थे कि दूसरी औलाद का दुख सामने आ गया। ऋचा ने कमला जी को बताया कि उसकी सास उसे बहुत ही ज़्यादा ताने देती है, कोई मदद करती है तो बस एहसान गिनवाती रहती है। मेरे आत्मसम्मान को पूरा तार तार करके रख दिया है। ऋचा की बातें सुनकर कमला जी के विचार एकाएक बदल गए और वह बोलने लगी, तुम्हारी सास को अकल नहीं है क्या? ऐसे समय में बेटे बहू को भावनात्मक संबल की जरूरत होती है और वह तुम्हें ताना मार रही है। उन्हें तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए था। कमला जी की बातें सुनकर नीतू से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, मम्मी की बेटी का दुख देखकर एकाएक आपके अंदर इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? कल तक जब मैं इस परिस्थिति में थी तब तो आपने नहीं सोचा कि मैं और आपके बेटे को आपके भावनात्मक संबल की जरूरत है, न कि आपकी तानों की। दूसरों के आगे हाथ फैलाना कितना पीड़ादायक होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। 8 महीने में मैं इस दुख को झेली हूँ, इसीलिए मैं ऋचा दीदी के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा आत्मसम्मान तो आज तक आपके तानों से लहूलुहान होकर पड़ा हुआ है, उसे तो आप कभी भी नहीं देख पाई। क्या आत्मसम्मान का आलंकन रिश्ते देखकर किया जाता है? बेटी का आत्मसम्मान आत्मसम्मान होता है और बहू का आत्मसम्मान नहीं होता है। नीतू ने अपने ननद ऋचा से कहा, दीदी आप परेशान मत हो, आपका दुख मुझसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जैसे मैंने इन कठिन समय को पार कर लिया है, जल्द ही आपका भी यह कठिन समय निकल जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय में आपके साथ रहेंगे। मुकेश जी ने कमला जी से बोले। कमला जी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मनुष्य नहीं बल्कि समय बलवान होता है और समय कब पलट जाए कोई नहीं जानता। आज ऋचा का दुख देखकर आपका दिल रो रहा है और वही दुख जब आपने अपनी बहू नीतू को दिया तो आपका कलेजा नहीं कांपा? फिर आप में और ऋचा की सास में क्या फर्क रह गया?
आपने जो टीस नीतू और ऐसे के दिल को लगाई है वह उनके दिल से ताउम्र रहेगी और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कमला जी आत्मगलीन से भर उठी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि बहू के साथ उनके करने की भरपाई अब उनकी बेटी कर रही है और वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर रही थी अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और बहू के मन में अपने लिए जगह बनाने की। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।